7.5 लीटर 1 केजी सोयाबीन से मिल्क बनता है। तो इसकी अहमियत भी ये है कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जिन लोगों को एलर्जी है मिल्क से, तो वो उनका ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। और बच्चों के लिए तो ये टॉनिक है। दूसरी अहमियत ये है कि हम 1.2 बिलियन की जो है सोयाबीन इंपोर्ट करते हैं, बजाय इसके कि हम एक्सपोर्ट के लिए हमारे फिरें हर वक्त उस फिक्र में हो कि हमने एक्सपोर्ट कितनी करनी है। तो एक और हमारे पास चॉइस है कि हम इंपोर्ट कितनी कम कर सकते हैं। कुल कितना रकबा है पाकिस्तान में जिसमें ये लगाया जा सकता है? मानसून की बारिशों के मॉइस्चर के ऊपर ये तैयार हो जाती है। तो ये तकरीबन हमने 1 मिलियन 1.1 या 1.2 मिलियन एकड़ का एरिया हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। और ये ऐसी मेरेकल क्रॉप है कि ये जब लगाते हैं आप, तो हमारे यहाँ तजर्बात ये हैं कि 15 से 20% पैदावार अगली फसल की बढ़ती है। किसान 1 एकड़ पे सोयाबीन लगाता है, खर्चा कितना आता है, कितने टाइम की फसल है और फी एकड़ कितना मुनाफा? ये नई वैरायटीज हैं, ये 3 महीने में तैयार हो जाती है। तो ये तकरीबन 10 kg का सीड जो है काफ़ी है इसके लिए। खर्चा हमारे एस्टीमेट के मुताबिक 50,000 से ज़्यादा है। मुनाफा ये 2 लाख के करीब चला जाता है और ड्यूरेशन 3 महीने, सबसे बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम, मेरिकास की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम जिस फसल के बारे में बात करने जा रहे हैं, अगले आने वाले कुछ अरसे में, कुछ सालों में वो फसल पाकिस्तान की सबसे बड़ी फसल बनने की सलाहियत रखती है। उसकी जो डिमांड है वो तेज़ी से दुनिया भर में भी बढ़ती जा रही है और दुनिया भर के साथ साथ पाकिस्तान में भी उसकी मांग बढ़ती जा रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ सोयाबीन के हवाले से। सोयाबीन की डिमांड कितनी है पाकिस्तान में, किस किस इंडस्ट्री में उसकी मांग है, उसको लगाने पे कितना खर्चा आता है, उसका फी का मुनाफा कितना है, ओवरऑल क्या उसकी अहमियत है। तो इसी सब पे बात करने के लिए आज हमने डॉक्टर साहब को दावत दी है। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर अजीम को। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सोयाबीन बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है इस टाइम पे। बहुत से लोग जो हैं वो इस हवाले से बात कर रहे हैं। कई जगह पे हम देखते हैं कि सोयाबीन से उसका सोया मिल्क भी बन रहा है और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रही हैं। पूरी दुनिया में देखा जाए तो लोग सोयाबीन से बहुत सी चीज़ें बना के बेच भी रहे हैं। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो थोड़ा सा आप अगर हमारे किसान भाइयों को बता दें कि सोयाबीन की अहमियत क्या है और पाकिस्तान में इसकी इंडस्ट्री क्या है इस टाइम? मैं वैसे मुख्तसरन जो है ना इसकी अहमियत पे बात करूँगा, क्योंकि इतनी इसके जो फ़वायद इतने ज़्यादा हैं। अगर वो सारे हम वो बयान करना शुरू कर दें तो हमारा प्रोग्राम वो इसके फ़वायद के ऊपर ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम ख़ास तौर पे इसके जो चैलेंजेस हैं उस पर हम बात करें। अहमियत तो ये प्रोटीन, हाई प्रोटीन इसमें है, 40% प्रोटीन है इस क्रॉप में। और दूसरी अहमियत ये है कि हम 1.2 बिलियन की जो है सोयाबीन इंपोर्ट करते हैं। तो एक बात हमने हमेशा यहाँ अपने प्रोग्राम में की है और मेरा जो मेजर फोकस होता है कि हम अपने किसानों को भी और अपने जो नेशनल हमारा इंटरेस्ट है उसको भी हम उजागर करें। और बजाय इसके कि हम एक्सपोर्ट के लिए हमारे फिरें हर वक्त उस फिक्र में हो कि हमने एक्सपोर्ट कितनी करनी है, तो एक और हमारे पास चॉइस है कि हम इंपोर्ट कितनी कम कर सकते हैं। तो वो बैलेंस, एक किस्म का ये बैलेंसिंग एक्ट है। एक चीज़ एक्सपोर्ट करने में दुश्वारियाँ होंगी, लेकिन इंपोर्ट में अगर हम अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन या मुल्क की से भी वो चीज़ पैदा कर लें तो वो तो निस्बतन आसान है, हमें उसके लिए वो मसाइल नहीं होंगे। क्योंकि रॉ मटेरियल की एक्सपोर्ट या पाकिस्तान जो करता है, वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट बहुत कम है अभी। सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर या चंद सेक्टर्स हैं, बाकी सेक्टर में अभी नहीं है जी। तो ये जो है कि ये भी इसका ये भी इम्पोर्टेंस है इसकी कि जी हम अपना इंपोर्ट बिल जो है वो रिड्यूस करें और हम अपनी मुल्क की। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो सोयाबीन पैदा हो रही है वो नॉन GMO है। जो हम तो बाहर से मंगा रहे हैं वो GMO के अपने मसाइल हैं। तो ये और बाकी इसकी जो 1 kg से ये हमेशा बात होती है, पहले भी नाजरीन ने या सुनने वालों ने, देखने वालों ने कहीं से ज़रूर सुना होगा। 7.5 लीटर 1 kg सोयाबीन से मिल्क बनता है। और ये मिल्क जो है ये सुपर फूड है। और हमारे यहाँ जो बच्चों में स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, उन जो है सेहत के मसाइल हैं, बेतहाशा है। 36% से ओवर जो है इस वक्त स्टंटिंग है बच्चों में। और अगर बच्चे और इसके अलावा जो हमारी मदर्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उसके अलावा जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, इनमें जो है एनेमिक है ये। तो ये एक किस्म का अक्सीर है। ये जो सोया मिल्क है, अगर इसको हम इसका रवाज, और हम चूँकि इसके तजर्बात भी कर चुके हैं पाकिस्तान में, हमने 9 फ्लेवर की जो है NARC के फोरम से जो है इसका जो प्रोडक्ट जो इंट्रोड्यूस करवाए थे वो 9 फ्लेवर के थे। कि आपको ये मसला भी नहीं है कि जी सोया में अगर कुछ छोटी सी उसका फ्लेवर आपको ऑड लगता है तो आप फ्लेवर सोयाबीन भी जो है खुद भी बना सकते हैं और आप अवेलेबल भी है।
तो ये तो ए इसके जो है ए, सी और ई के जो विटामिन सारे, मिनरल सारे, कैल्शियम, फिर उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, फिर इसमें जो सैचुरेटेड फैट है वो जो कि आमतौर पे एनिमल प्रोटीन में होती है। तो इसकी अहमियत भी ये है कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जिन लोगों को एलर्जी है मिल्क से, तो वो उनका ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। और बच्चों के लिए तो ये टॉनिक है, आप ये समझ लें, ये इसकी जो अहमियत ये है। और हमारी लोकल इंडस्ट्री के लिए भी, क्योंकि एक लोकल इंडस्ट्री जो है उसको भी तकरीबन एक दिन के लिए जो सोयाबीन क्रश करना है, यानी उनकी को 200 से 500 टन तक एक दिन की सिर्फ खपत है वहाँ। अच्छा। हाँ, तो ये इंडस्ट्री जो है ये सारा बाहर से मंगवा के क्रश करती है। तो मतलब हमारे पास मौका है कि हम वो खुद ही अपने मुल्क में उसको उगा के इस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ। बल्कि जो किसान बेचारे इतने वो गंदम की फसल में इनको नुकसान इतना हुआ या और परेशानी इतनी हुई इतने टाइम से, तो वो तो ये सोयाबीन से लॉस को भी कवर कर सकते हैं। तो हमने हमेशा यही बात की है, जब भी किसान परेशान होते हैं तो हम किसान मददगार के फोरम से उनको ये एडवाइजरी देते हैं कि ये आप जो है ना, आपके पास ये चॉइसेस हैं और आप इसको इस तरह से अपने जो आपके इस वक्त जो वाजन जो फसलें आप ग्रो कर रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ें, तो इसका भी हमने पूरा तजिया किया हुआ है। मैं चूँकि मेरा टेस्ट जो है थ्रू मेरे कैरियर में इस क्रॉप के हवाले से बहुत ज़्यादा इसी अहमियत की वजह से, तो मैंने कभी भी इस पे काम नहीं छोड़ा था। मेरी अपनी जो है, और 2013 से ऑनवर्ड जो उस वक्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, उस वक्त के जो वजीर थे सरदार सिकंदर याद खान बोसन साहब, तो उन्होंने मुझे आगे कहा डॉक्टर साहब इसको रिवाइव करें। तो 2013 से फिर हमने दोबारा इस पर एफर्ट की। तो उसके नतीजे में, और हमारे पास देखें ये 80s में 90s में और उस वक्त तक जो है पाकिस्तान में कोई इसकी 6 से 7 वैरायटीज़, जिसमें इसकी भी थी, केपी की भी थी, और जिसमें पंजाब की भी थी 2 वैरायटीज़, और 4 वैरायटी जो है थी वो इसकी जो प्रोड्यूस हुई थी। तो इसको जो था ये मौजूद थी, लेकिन उसके बाद क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस आए, वो वैरायटीज़ की परफॉर्मेंस जो है महदूद इलाकों में अच्छी थी, और वो ओवरऑल जब हम उनको लगाते थे मुख्तलिफ जो रीजन हमारे यहाँ प्रोडक्शन के इंक्लूडिंग सिंध, तो वहाँ हमें उन वैरायटीज़ से मसाइल आते थे। तो ये एक पर चांस एक, और इसका एरिया हमने असेस किया हुआ है, जैसे मैंने कहा ये कोई नई क्रॉप नहीं है, तजर्बात के वाले से जो रिसर्च सिस्टम ने इस पर किए हैं, उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है, वैरायटी भी निकाली हुई है। और ये 70s 80s 90s की बातें हैं। और उसके बाद फिर इसको बूम मिला। ये एक गिला भी है मेरा आज इस प्रोग्राम में पॉलिसी मेकर के साथ, कि हम बाज़ दफ़ा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी ये 2020-21 में इसको बैन किया गया कि ये GMO हम पाकिस्तान में नहीं आने देंगे। तो उससे एक ह्यू एंड क्राई हुई, क्योंकि हमारी फीड इंडस्ट्री जो पर्टिकुलरली पोल्ट्री की इंडस्ट्री है, उसकी जो मेजर इंग्रेडिएंट है जिसमें वो 1.5 kg वेट गेन करता है ब्रॉयलर, वो सोयाबीन उसमें सर्टन रेशो से सोयाबीन जो है वो डाला जाता है, तो तब वो करता है, वरना तो वो 2 महीने भी वो वेट गेन नहीं कर सकता। तो वो इंडस्ट्री को चूँकि इसकी ज़रूरत थी, तो जब ये इंग्रेडिएंट जो है ये इसको बैन हुआ, तो हमारी फीड इंडस्ट्री भी और पोल्ट्री इंडस्ट्री ने भी उसके ऊपर एहतजाज किया। तो लेकिन उसी दौरान में मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अब एक चैलेंज होता है, जब चैलेंज आता है या एक गैप क्रिएट होता है या वैक्यूम क्रिएट होता है, तो अदारे फिर जो है ना काम तेज़ कर देते हैं उसको फिल करने के लिए। किसान भी को भी एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, इंडस्ट्री को भी नज़र आता है कि ये अब हमें मुल्क के अंदर ग्रो करनी पड़ेगी। तो एक मोमेंटम डेवलप हुआ, और मैं एस्टोनिशिंगली बता रहा हूँ कि ये 2020 से ऑनवर्ड तकरीबन जिसमें 4 या 5 इदारों ने बहुत ज़्यादा काम किया, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। जिसमें NARC में भी पहले से भी हो रहा था, उन्होंने नई वैरायटियाँ भी दी। अभी उन्होंने NARC जो है गोल्डन जो वैरायटी के नाम पे नई वैरायटी दी है, जिसका यील्ड पोटेंशियल बड़ा हाई है। इसी तरह जो निब्जी वालों ने सोया की 2 की वैरायटी जो है वो दी है, जो कि हाई यील्डिंग है। और इन सब ने इनको हर लिहाज से अपने रीजन में देखा हुआ है, हर सिस्टम में इन्होंने असेस किया हुआ है। तो आरी ने भी एक सुपर सोया के हवाले से एक वैरायटी नई दी है, जो कि 2023 में दी है। तो ये 5-6 वैरायटियाँ भी कुछ पाइपलाइन में भी हैं। तो ये इसके ऊपर एक मोमेंटम जनरेट हुआ। अब ये जब मोमेंटम जनरेट हुआ, वैरायटीज़ बन गई और वैरायटीज़ जो है आगे किसानों ने लगाने भी शुरू की, तो उसके बाद फिर हमने वो सोयाबीन की इंपोर्ट खोल दी। मैं ये नहीं कहता कि हम अपनी इंडस्ट्री बंद कर दें, हमारी चूँकि पोल्ट्री की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप ये है कि साइड बाय साइड देखें, आप अपने जो स्टेक होल्डर हैं, जो पार्टनर्स हैं इस सारे सप्लाई चेन के,
जिसमें इंडस्ट्री है, फीड इंडस्ट्री है, जिसमें सॉल्वेंट इंडस्ट्री है, उनको ऑन बोर्ड करना। और उसके बाद इसकी सीड मल्टीप्लिकेशन, सीड कहाँ से मिलेगा? अब लकीली ये पिछले सालों में ये तारा ग्रुप्स ने इसकी जो है सीड मल्टीप्लिकेशन भी शुरू की, तो सीड भी अवेलेबल था कमर्शियली, ये भी नहीं कि जो सीड अवेलेबल नहीं था। और उसके साथ साथ वैरायटीज भी अवेलेबल थी, और उनका जो एक प्री बेसिक सीड सर्टिफाइड सीड अदारों से भी अवेलेबल था। तो उसमें हमारे जो अयूब रिसर्च ने बड़ा काम किया। हाफिज साहब ने, हमेशा मैंने उससे बात की है, हम लूप में रहते हैं, जो कि मेरा इसमें टेस्ट में पूछता रहता हूँ। इसी तरह हमारे जो साइंटिस्ट हैं, और अभी मुझे कुछ दिनों पहले खालिद हमारे हैं इसके मीडिया के हैं, तो उन्होंने भी, खालिद महमूद शौक मशहूर है, उन्होंने अपनी सोयाबीन के ऊपर कुछ ऐप भी खोली हुई हैं, और वो उन्होंने ग्रुप भी बनाए हैं इसको प्राइवेट सेक्टर से सपोर्ट करने के लिए भी। उन्होंने भी मुझसे रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब इस पर ज़रा बात करें। तो ये एक डिमांड बेस्ड आज हमारा प्रोग्राम है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये क्रॉप आगे हो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसकी अहमियत पे तो आपने खुल के माशाल्लाह काफ़ी बात कर ली, और वाज़े भी हो गया कि इसकी पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा अहमियत है, और इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और एक टाइम ऐसा आ सकता है कि हम अपने मुल्क की ज़रूरत को पूरा करके इसको एक्सपोर्ट भी कर सकें, सोयाबीन को। तो डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं कि एक तो कुल कितना रकबा है पाकिस्तान में जिसमें ये लगाया जा सकता है, हम इसके खर्चे की और इसकी वो जो मुनाफा है वो उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले कि कुल कितना रकबा है ये जिसमें लगाया जा सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट आपका ये सवाल है। यही एक अहम चीज़ है जिस वक्त हम अपने किसानों को भी, और इसके अलावा जो सप्लाई चेन के हमारी पॉलिसी मेकर को भी, और जो इंडस्ट्री है उसके सामने भी रखना चाहते हैं। हमने ये इसका पूरा तज्जिया किया हुआ है। इसकी एक्सपेरिमेंटेशन जब हमने पूरे पाकिस्तान में की, तो हमने इसकी एक्सपेरिमेंटेशन में ये ख्याल रखा कि हम जो पहले फसलें जो रवाज पा चुकी हैं वहाँ, या जो लगती हैं, हम उनको न छेड़ें। तो हम इनको देखें कि ये विंडो कहाँ मौजूद है। तो हमें ये नज़र आया कि ये जो क्रॉप है बड़ी आसानी से, जो मानसून की जो बारिशें हैं उसके ऊपर ये बड़ी आसानी से हो सकती है, और बगैर किसी मानसून की बारिशों के मॉइस्चर के ऊपर ये तैयार हो जाती है। ये हमने इसका जो पूरा ये इसका तज्जिया किया था। तो ये तकरीबन हमने 1 मिलियन 1.1 या 1.2 मिलियन एकड़ का एरिया हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, जिसमें पटवारका को 5 लाख एकड़ है। इसी तरह तकरीबन को 4-5 लाख एकड़ जो है ये केपी में भी अवेलेबल, जिसमें मालाकंड एजेंसी और जहाँ उनका रेनफेड सिस्टम है। मैंने ट्रैवल भी किया है, ये जो नई मोटरवे बनी है उसके मोटरवे के ऊपर खरीफ में मानसून में सारा एरिया खाली पड़ा होता है। तो ये हमने सारा इसका असेस किया हुआ है, और एनएआरसी में भी हम तकरीबन 300-400 एकड़ पे लगाया करते थे, और इससे पहले ड्यूरिंग खरीफ हम कोई फसल नहीं लगाते थे एनएआरसी में 1500 एकड़ पे। तो वहाँ जब हमने इसके तजर्बात किए, और उस पर हमें थोड़ी सी इंकरेजमेंट भी हुई कि यार अगर ये रिजल्ट है तो हम इसको शेयर करें और बाकी इलाकों में भी देखें। ठीक ठाक किस्म की पैदावार, इसकी जो पैदावार है, जो इसकी जो सुटेबिलिटी है, ये बेसिकली जो फैलो सिस्टम है ना, पाकिस्तान में अभी भी है। हम ये समझते हैं कि हम 2 फसलें कम से कम 2 फसलें लेते हैं, पूरे पाकिस्तान से हम 2 फसलें नहीं लेते। हम अपनी जो रिवर राइन एरिया वहां से भी एक फसल लेते हैं, जो हमारे दरियाओं के साथ जो ज़मीन है, कच्ची की ज़मीन है। इसके अलावा जितने बनानी एरियाज हैं, खा वो सिंध में हो या खा वो पंजाब में हो, और इसके अलावा अगर केपी में भी हैं, और जैसे मालाकंड का मैंने बात की, तो ये जो फैलो है ना, ये क्रॉप ऐसी है कि जब आप इसको लगाते हैं ना मानसून की बारिशों पे, यानी एज ए ऑटम क्रॉप इन एरियाज में, और उसके बाद आपने ज़्यादातर वीट लगानी होती है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी की जो क्रॉप है वीट, लोगों की फोकस वीट पे होता है। तो वो खरीफ में खाली रख के बेसिकली मॉइस्चर और फर्टिलिटी कंजर्व कर रहे होते हैं। और ये ऐसी मिरेकल क्रॉप है कि ये जब लगाते हैं आप, तो हमारे यहाँ तजर्बात ये हैं कि 15 से 20% पैदावार अगली फसल की बढ़ती है, बजाय इसके कि आप उस पर हल चलाते रहें और उसकी जड़ी बूटियां खत्म करते रहें, क्योंकि जब बारिश आती है तो जड़ी बूटी बड़ी आती है। तो अगर आप यहाँ सोयाबीन लगाएंगे तो आपकी वो जो कॉस्ट है वो भी कम होगी, कॉस्ट भी कम होती है। और उसमें बजाय इसके उसको खाली रख के और उसके ऊपर वो प्लाइंग और इंटरकल्चर और जो वो काम हम करते रहें, सोयाबीन लगाएंगे। और सोयाबीन के सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये टनों के हिसाब से उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड करती है जमीन। इसका करैक्टर ये है कि जब ये तैयार होती है तो इसका सारे लीफ गिर जाते हैं। अच्छा, टोटली बिल्कुल शामिल होके वो जमीन का नमियाती मादा है। आपको फ्रूट या वो पॉड नजर आएंगे उसके ऊपर। तो वो सारा का सारा एक तय बन जाती है उसके ऊपर, और वो जो तय है वो नीचे से मॉइस्चर नहीं खत्म होने देती।
और उसमें जब आप हल चलाते हैं तो ये उसका पार्ट बन जाती है जमीन और आपकी खाद की भी, और खाद की, क्योंकि इसमें बड़ी, क्योंकि हाई प्रोटीन क्रॉप है तो इसमें हर वो फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी की हर वो चीज़ इसमें मौजूद है कि जो आपको अगली फसल के लिए चाहिए होती है। आपका फर्टिलाइजर का खर्चा भी कम होता है, आपकी प्रोडक्शन भी 15 से 20% अगली फसल की बेहतर आती है। ये आम पॉइंट है। अपने जो हमारे सुनने वाले हैं, जो किसान हैं, हमसे हम उनको मजीद भी इसमें रहनुमाई उनकी कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक हो गया। बल्कि आगे चल के पॉलिसी के हवाले से भी बात हम, जिस तरह आपने भी की है, तो आगे चल के उस पर भी बात करेंगे। सबसे अहम सवाल, 1 एकड़ का किसान 1 एकड़ पे सोयाबीन लगाता है, खर्चा कितना आता है, कितने टाइम की फसल है और फी एकड़ कितना मुनाफा होता है उसको? जैसे मैंने बताया ना कि इसके ऊपर अगर हम इरीगेटेड में लगाते हैं तो बड़ी छोटे ड्यूरेशन की क्रॉप, अब जो वैरायटीज निकली हैं वो 90 दिन की हैं, पहले 120 दिन की थी ना। 3 महीने ये जो नई वैरायटीज हैं ये 3 महीने में तैयार हो जाती हैं। ठीक है। तो उसमें वैसे भी इरीगेशन जो है बड़ी कम, 2 से 3 इरीगेशन में ये फसल तैयार हो जाती है। लेकिन अगर बरानी एरिया में आप लगाएंगे तो टोटल ये बारिश पे हो जाती है। अच्छा। हमने ये पूरा कई साल मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, बड़ी हार्डी क्रॉप है। और 90 दिन की क्रॉप तो जब सितंबर आएगा ना, सितंबर में जाके बारिशें खत्म होती है, सितंबर में मैच्योर हो जाती है। तो ये लगती है तकरीबन ये जुलाई अगस्त में, ये जुलाई के जून के एंड पे जब मानसून का स्टार्ट हो, उसी मतलब एक बारिश का इंतजार होता है। अच्छा, तो बारिश पहली हो जाए तो फौरी तौर पे इसको लगाना होता है। अच्छा। हाँ, इससे पहले कि भरपूर मानसून शुरू हो जाए और आपकी जमीन जो है वो खुश्क ना हो, ये वत्तर में ना आए और फिर लगानी मुश्किल हो जाए, तो ये इसकी एक एहतियात है कि आपने इसको फौरी तौर पे जो है पहली बारिश के बाद, आपकी जमीन तैयार हो, पहले बारिश हो, आप उसको इसको लगा दें। और मजे की बात यह है कि इसमें अभी हम प्रेसिजन प्लांटर से अगर हम लगाएं तो आमतौर पर तो हम रिकमेंड करते हैं 30 kg सीड, लेकिन इसमें तकरीबन 5000 से 8000 सीड होते हैं 1 kg में। अच्छा। तो ये हार्डली अगर 50,000 पौधे भी अगर आप इसको लगाएं तो 5,000 भी आप कहेंगे सीड हैं अगर 1 kg में, डिपेंड करता है वैरायटी बोल्ड है या जरा कम उसका सीड का साइज जो है। तो ये तकरीबन 10 kg का सीड जो है काफी है इसके लिए, 1 एकड़ के लिए। अगर आप इसको प्लांटर से लगाएंगे, या आप इसकी जो इस तरीके से प्लांटर आ भी गए, छोटे प्लांटर भी आए हुए हैं, मैनुअल भी आए हुए हैं, तो ऐसा मसला नहीं है कि और वो प्लांटर कंपैटिबल है, बड़ी आसानी से ये बीज जो है इसकी काश्त हो सकती है। तो ये जो इसका है, इसका तकरीबन जो अगर हम, जैसे आपने पूछा इसकी प्रॉफिटेबिलिटी या खर्चा, इसके ऊपर खर्चा हमारे एस्टिमेट के मुताबिक 50,000 से ज्यादा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर इनपुट, चूंकि ये तो खुद लेग्यूमिनस क्रॉप है तो इसको बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं चाहिए होता। इसकी जो आपको बीज है, जो इनाकुलम हमारा बायोजोट है, हमने एक और प्रोजेक्ट भी किया है जिसमें उसकी इफादियत बड़ी क्लियर है, तो वो अगर सीड को लगा दिए जाए तो इसमें तो फर्टिलाइजर भी आधे से भी कम की जो है डिमांड रह जाती है। ठीक है। तो दूसरा मैंने बता दिया कि बरानी एरियाज में तो ये आपको बल्कि आपका खर्चा बचाती है, जो अपने प्लोइंग वैसे करनी होती है जड़ी बूटियों को खत्म करने के लिए फील्ड में, उसकी जगह पे आप इसकी प्लोइंग करके इसको लगा देंगे, वही वाली जो सोएंगे। तो ये तकरीबन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फसल के लिए जब तैयार करना हो तो उससे पहले आप, तो ये हार्डली इसका जो खर्चा है ये 50,000 60,000 तक है। ये इसमें बीज का कितना खर्चा है टोटल? इसका बीज का जो खर्चा है, अगर हम 10 kg बीज लगाएं तो अगर मैं 500 रुपये लगा लूँ तो ये 5,000 4,500 का खर्चा है जो सीड है। लेकिन सीड हमारे यहाँ जो NARC वगैरह से अदारों से मिलता है तो वो थोड़ा, अब चूंकि नई कंपनीज भी आ गई हैं तो मे भी इसकी इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है इसके बीज की भी। ऐसा मतलब ये 5-10-15 हज़ार के अंदर की उतनी 5-10 हज़ार तक इसका डिपेंड करता है कि किस इदारे से ले रहे हैं, उनकी पॉलिसी क्या है, उन्होंने आकर सीड की प्राइस क्या रखी है। तो ये इसका है टोटल। इसका बाकी जो खर्चा ओवरऑल हमने निकाला हुआ है तकरीबन 50,000 के करीब है। अब आते हैं कि बिकती कितनी जल्दी बिकती है यहाँ पे पाकिस्तान में? एक तो कहाँ पे मार्केट में आराम से बिक जाती है, एक बंदे ने फसल तैयार किया, दूसरा एक क्या उसका मुनाफा है? ये जो बिल्कुल मैंने बताया कि सॉल्वेंट इंडस्ट्री को जो है एक दिन की खपत जो है वो ये सबसे बड़ी हर्डल है। 200 से 500 टन एक दिन की खपत, 200 से 500 टन जो सॉल्वेंट इंडस्ट्री है, मतलब इस रेंज में उनको प्रोड्यूस मिलेगी कहीं से तो वो बाई करेंगे इतनी बड़ी क्वांटिटी, क्योंकि इस वक्त ये इसकी तजर्बाती मरहल में है और इसको अपना मेज़ की मकई की फसल में मिक्स करके भी लगाया जा रहा है
शुगर केन के ऊपर ये परफेक्टली सूटेबल साबित हुई है कि आप इसको जो फरवरी काश्त था उसमें उसकी पगडंडियों पे नीचे आप शुगर केन लगा दें, ऊपर पगडंडियों पे आप ये सोयाबीन लगा दें, तो बहुत आपकी जो खर्चा है शुगर केन के ऊपर जो हुआ तो वैसे सोयाबीन से निकल आता है। जैसे जो सितंबर का सोयाबीन में लोग लगाते हैं, हमने पहले भी प्रोग्राम किए हैं, वहाँ उसमें मस्टर्ड या तोरिया लगाते हैं, तो ये जो फरवरी काश्त में इसकी पगडंडियों के ऊपर ये बड़ी बेहतरीन ये पैदावार दे देती है। और आपको नई जमीन और एरिया शुगर केन का हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। सिंध जो है आपका शुगर केन मेजर क्रॉप वहाँ है। हमारा साउदर्न पंजाब इस वक्त मेजर हमारा ये फैसलाबाद का एरिया, सरगोदा के एरिया शुगर केन डोमिनेंट एरियाज हैं, तो वहाँ भी ये बागों के अंदर एडजस्ट हो सकती है। जो भी इस वक्त हमारे यहाँ बाग लगे हुए हैं उनके अंदर भी ये बड़ी आसानी से एडजस्ट हो सकती है। ये इसके तजर्बात भी हुए केपी में, तो ये जितने भी इसके हैं आड़ू के बागात हैं इनके अंदर बड़ी अच्छी इसकी पैदावार आ रही थी। तो इसके मतलब मुख्तलिफ कम्बिनेशन से लग सकती है। खर्चा इसका कम है, इस वक्त प्राइस भी इसकी रीजनेबल है। इस वक्त जो हम बाहर से मंगवाते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं ना, क्या मुनाफा है, वो तकरीबन हमें पड़ती है 7,500 में। हमारे यहाँ से जो खरीदी जा रही थी वो 8,000 में खरीदी जा रही थी। अच्छा। जो इस वक्त जब ये सालों 8,000 रुपये जब ये बाहर से इम्पोर्ट नहीं हो रही थी तो इंडस्ट्री जो भी पैदावार हो रही थी ले रही थी। अच्छा। लेकिन जब अब ये वो इम्पोर्ट अब उनको वहां से वो आ रही है, तो इसलिए इसकी तरफ यही गिला है पॉलिसी मेकर से भी और इंडस्ट्री से भी कि आप लोकल प्रोडक्शन को भी सपोर्ट करें ना, आप हैंड होल्डिंग करें। इसमें किसी न किसी को रोल एक प्ले करना है, खा वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, खा इंडस्ट्री हो, या जो हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के हवाले से जो कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है या और मिनिस्ट्रीज रेलेवेंट, फूड सिक्योरिटी है या हमारे प्रोविंशियल एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट, इनको एक रोल प्ले करना होगा। बेसिकली जिस जो क्लस्टर, जैसे मैंने पटवार का क्लस्टर कहा, आप आइडेंटिफाई करें, आप वहाँ एक साइजेबल एरिया 10-15,000, 20,000, 30,000 एकड़ प्लान करें और उसको सपोर्ट करें। मतलब उनको बताएंगे हम आपसे खरीदेंगे, और बाई बैक अरेंजमेंट के साथ करें कि हम आपसे 7,500 लोग क्यों नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। और ये 20 इसकी जो हमने एस्टिमेट किया है, मतलब 8,000 की रुपीज अगर इसकी प्राइस हो तो तकरीबन इसकी जो 1.5 लाख से अगर आप 20 मन से ऊपर ले जाए, 20 मन पे ये प्रॉफिटेबिलिटी इसकी ठीक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी और आ जाती है, इतनी आ जाती है। और जैसे मैं कहता हूँ अगर एस्टिमेट किया जाए टोटल उसकी प्रोडक्टिविटी, यानी इस फसल के जो असरात अगली फसल पे भी हैं, दोनों का एस्टिमेट किया जाए तो इसका जो मुनाफा है ये 2 लाख के करीब चला जाता है। और ड्यूरेशन 3 महीने, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगली फसल के लिए जो बेनिफिट है उसका बेनिफिट आमतौर पर हम इग्नोर कर देते हैं। आप करके देख लें, हमने करके देखा हुआ है। अच्छा। हमारे यहाँ हमने 300 एकड़ पे एनआरसी में लगा के देखी है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो हमने की नहीं है, और कई साल की है, कोई एक साल की मैं रिजल्ट नहीं बता रहा। बिल्कुल ऐसे ही, ये तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है ये तो। मेरे ख्याल से बाकी फसलों के मुकाबले में इसका ड्यूरेशन भी, इसका दुरानिया भी बहुत ज़्यादा कम है और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बल्कि आप बता रहे हैं कि जो दिन की जो एक खपत है वो ही कई टन है यहाँ पे पाकिस्तान में, वही पूरी नहीं हो पा रही। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान के किसानों के लिए कि वो इस फसल की तरफ आएँ और इसको जो है वो लगाना शुरू करें। अगर आप भी मज़ीद इस फसल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमारी हेल्पलाइन नीचे आ रही होगी, आप उस पर कॉल करके आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको बीज चाहिए सोयाबीन का, आपको उसके लिए खादों का प्लान चाहिए या पूरा पैदावारी मंसूबा अगर आपको चाहिए तो वो भी हम आपको मुहैया कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका मजीद कोई भी सवाल है तो आप वो जो नीचे जो कमेंट्स में जाके भी आप हमसे सवाल जो है वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसकी अहमियत आपने बता दी, आपने इसका मुनाफे वाली चीज़ भी बता दी, खर्चा भी बता दिया, सब कुछ। पाकिस्तान में इसकी जो कुल जो डिमांड है वो भी वाज़े नज़र आ रही है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि अब पॉलिसी मेकर जो है, जो हुकूमत वाली साइड पे एंड में, उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा, आप उनको क्या कहना चाह रहे हैं कि वो कैसे? मेरा एक ही है, देखें जी, अब उड़ान प्रोग्राम जो मनसूबा 13वां मनसूबा है पाकिस्तान का 2024 से 2029 तक का, उसमें जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ वो भी वैल्यू एडेड की एक्सपोर्ट जो है, मैं तो उसके फेवर में हूँ। दूसरा, इस तरह की जो क्रॉप है, इस तरह पल्सेस भी हैं, वो भी लेग्यूमिनस क्रॉप है, एक ही फैमिली है ये, तो उसके भी ऊपर भी हमारा तकरीबन को $1 बिलियन की जो है इम्पोर्ट है। तो ये जो फसलें हैं और जो पोटेंशियल एरियाज हैं, तो गवर्नमेंट का काम ये नहीं कि जो फसलें लगाए, हम ये नहीं कहते, आप वो एनवायरनमेंट पैदा करके दें, वो सर्विसेज बैकअप और वो जो क्लस्टर है, और उसके बाद आप इंडस्ट्री को बैठाएं जो जैसे पहले बैठाया था। और इंडस्ट्री जो थी इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू हो गई थी। अब इंपोर्ट की वजह से इंडस्ट्री का इंटरेस्ट इसमें रिलेटिवली कम हो गया, अदारे काम कर रहे हैं,
टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, टेक्निकल नो मौजूद है, एक्सपर्ट मौजूद हैं, इनको इकट्ठा करें एक फोरम पे और कुछ जो एक क्लस्टर आइडेंटिफाई करके ये अप्रोच है। मैं हमेशा उसकी तरवीज करता हूँ कि जो आप स्कैटर्ड इधर 10 एकड़ यहाँ लगे 10 एकड़ वहाँ, कोई नहीं खरीदेगा। क्लस्टर्स में जो पोटेंशियल क्लस्टर्स हैं और जानते हैं ये अदारे, वो क्लस्टर आइडेंटिफाई करें। अगर किसी क्रॉप्स के अंदर ये लगानी है साइजेबल एरिया पे लगाएं, ताकि उसके बाद लिंक करें। अब मैं इसका एक खास तौर पर तज़किरा करना चाहता था, मुमताज़ एग्री जो सालों इंडस्ट्री है, अच्छा। उन्होंने कमिट भी किया कि वो बाय बैक करेंगे। अच्छा। तो इस तरह की जो ऑलरेडी कमिटमेंट हैं 15-20 जो है इस वक्त सालों इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं, मेजर प्लेयर हैं, अगर वो इसमें उनको एंगेज किया जाए कि वो बाय बैक करें और एक कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट के तहत तय कर ली जाए प्राइस, और उसके बाद प्रोडक्शन का बैकअप, एक्सपर्ट एडवाइस, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, वो बैकअप दिया जाए, तो ये बहुत बड़ी फसल बन सकती है जैसे आपने शुरू में कहा था। और ये पाकिस्तान का $1 बिलियन का मिनिमम अल्टीमेटली स्लोली ग्रेजुअली कुछ सालों में, क्योंकि ये तो जब रिव्यू बनाने लग जाए, जब ये इसकी डिमांड बनेगी। तो दूसरा बात है कि जिम्मेदार जो हर वक्त की एक फसल को लगा के 2-3 फसलों की वजह से परेशान होता है और एहतजाज के मूड में होता है और बड़े आई मीन को उसकी प्राइसेस डाउन होने की वजह से पास चॉइस एक और बड़ा चॉइस आएगा, तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि अगर हम इसकी वैल्यू एडिशन की बात करें, अगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात करें, आपने सोया मिल्क की बात की है, आपने बात की है पोल्ट्री इंडस्ट्री में इसकी अहमियत की बात की है कि वो उनकी फीड में जो है वो मुर्गियों की फीड में शामिल होता है। इसके अलावा सोया मील इससे बन सकता है। इसके अलावा और बेतहाशा किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो एक ये खाली सोयाबीन की इंडस्ट्री जो इससे जुड़ी इंडस्ट्रीज है, वही बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज भी शुरू हो सकती हैं, लोगों के पास रोजगार के मौके आ सकते हैं और हमारा जो जीडीपी है उस पर बहुत जो है वो बूस्ट आ सकता है। मैं एक चीज बड़ी अहम चीज मेंशन यहाँ करने लगा हूँ, एक और बात भी है। फर्ज करें, क्योंकि हमारी ये नॉन जीएमओ, इस बात को अंडरस्टैंड, ये मेरी हाफिज साहब से बात हुई और हमारे जो निपजी के हैं गुलाम रजा, उससे भी बात हुई और नज़ाकत से भी बात हुई, जो NRC के साइंटिस्ट हैं जो इसमें मुसलसल काम कर रहे हैं। तो इसकी जो अहमियत ये भी है कि हम नॉन जीएम, अगर हम चलो जीएमओ अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए, तो ये नॉन जीएमओ की ये बिलियन डॉलर की जो है चाइना इंपोर्ट करता है दुनिया से, और इवन जापान भी। तो हाई एंड मार्केट में हमारी ये नॉन जीएमओ टाइप जो है ना वैरायटीज, जो कि जिनका पोटेंशियल हाई है, हम उनके साथ भी मुआहदे कर सकते हैं, चाइना के साथ कर सकते हैं कि हम आपको नॉन जीएमओ एक्सपोर्ट कर देंगे। आप नॉन जीएमओ एक्सपोर्ट कर दें, जीएमओ बेशक मंगवा लें, तो उसमें आपको इसकी एक प्रीमियम भी मिलेगा। और आपने वो सही कहा है कि जो अपनी फूड इंडस्ट्री में इसको यूज़ करें, इसके प्रोडक्ट इसको प्रमोट करें, ताकि हमारी अपनी जो ह्यूमन हेल्थ है, और जिसकी कॉस्ट तकरीबन कोई 3% ऑफ द GDP है, $7 बिलियन है, जो हमारी सेहत के मसाइल हैं, और उसमें ये एज ए सुपर फूड ये इंट्रोड्यूस हो सकती है और पोटेंशियली ये हमारे बहुत सारे मसले हल कर सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने बहुत अच्छे तरीके से सोयाबीन पे लोगों को आगाही फराहम की है। और आपका मजीद कोई सवाल है इस हवाले से, तो आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करके और नीचे कमेंट्स में भी अपना जो सवाल है वो ड्रॉप कर सकते हो। इंशाल्लाह हम जल्द ही जो है एक और वीडियो भी प्लान करेंगे जिसमें हम सोयाबीन के बारे में मजीद भी मालूमात जो है वो आपको फराहम करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली किसी वीडियो में आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।